Hello everyone, welcome back to a new lecture series CGPSC Tech for ACF presented by Bright Ventures Academy. So अब ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर जो था वो आज मैंने आफ्टरनून में ही अपलोड कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि आज फिफ्थ लेक्चर भी अपलोड कर देती हूँ क्योंकि अब जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो मुझे इंक्रीज करना होगा और अब मैं डेली जो है मैं कोशिश करूँगी कि 2 से 3 वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। और एक बात कि ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में मैंने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी मेहनत की है इस लेक्चर को बनाने में। मैंने सोचा कि जब हम लोग एसीएफ का पेपर 2 का फॉरेस्ट्री वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये अभी-अभी लेटेस्ट ऐड ऑन किया गया है आपके एसीएफ के सिलेबस में और जो भी इसके एग्ज़ाम्स को फॉर्म करेगा, जो भी इसके क्वेश्चंस फॉर्म करेगा, तो क्या होगा कि इसके लिए कोई बुक से पर्पसली क्वेश्चन उठाना, वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर कोई भी क्वेश्चंस जो फॉर्म करेगा, वो क्या करेगा, जो लास्ट ईयर्स के अदर स्टेट्स के एसीएफ के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, उनको एज़ अ बेस लेगा और फिर उन क्वेश्चंस को थोड़ा-सा रिफ़ॉर्म करेगा या उस क्वेश्चन से लिंक्ड कोई दूसरा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने क्या किया, अभी तक जितने भी स्टेट पीसीएस के एसीएफ्स के एग्ज़ाम्स हुए थे, उन सारे स्टेट्स के जो क्वेश्चन हैं आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट मीन्स व्हाट मेन इम्पोर्टेंट इवेंट्स को जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उससे आपको कितने क्वेश्चंस आए हैं आपके अदर स्टेट पीसीएस एसीएफ के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी डियर व्यूअर्स कि जो इस वीडियो को देख लेगा, मैं गारंटी देती हूँ कि इसमें से आपको 1, 2, 3 क्वेश्चंस तो मैक्सिमम आपको इस लेक्चर से ज़रूर देखने को एग्ज़ैक्टली देखने को मिलेंगे और जो नहीं देखेगा वो सब कुछ खो देगा। सो अब आपकी मर्ज़ी है, आगे आपका ओपिनियन, आपका मेहनत कि आप देखते हैं या नहीं देखते हैं क्योंकि ये जो लेक्चर है वो थोड़ा लेंदी होगा। जिनके पास पेशेंस है और जो एक्चुअली में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो इस वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखेंगे। एंड जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और जब इस लेक्चर से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे तो यू कैन थैंक मी लेटर फॉर दिस राइट। चलिए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं, देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री, जी हाँ, हम हिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। जो फोर्थ लेक्चर था हमने वहाँ पर 1936 के सारे मेजर इवेंट्स को कवर कर लिया था, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस तक जितने भी मेजर इवेंट्स थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी मेजर इवेंट्स थे उनको डिस्कस करेंगे और फोन इवेंट्स के पीछे का कॉज क्या था उनको लॉन्च करने का और उन इवेंट से कौन से वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिनसे आपको क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर एंड में हम देखेंगे एमसीक्यूज जो कि आपके प्रीवियस ईयर डिफरेंट स्टेट के पीसीएस एसीएफ एग्जाम से लिए हुए हैं, उनको देखेंगे। पहले मैं आपको उसका दिखा देती हूँ स्लाइड जो है एमसीक्यू का, ये देखिए। ये सारे एमसीक्यूज जो हैं हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये लेक्चर के एंड तक बने रहें। अगर मैं एमसीक्यूज को पहले डिस्कस करूंगी तो उन एमसीक्यूज को डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर कैसे आएगा वो आपको नहीं पता चलेगा। पहले अगर हम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, आपकी कंसेप्ट को बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद जब हम लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो आंसर्स हैं वो एकदम तुरंत हिंट कर जाएगा और फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में मजा आएगा। सो दिस इज द पर्पस कि मैंने एमसीक्यूज को जो है वो लास्ट में रखा हुआ है। ठीक, तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था 1936 का जो लास्ट इवेंट था। अब क्या हुआ, 1936 के बाद बहुत सारे इवेंट हुए बट वो हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 1948 की, यानी कि अब हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हो चुका है, हमें आज़ादी मिल चुकी है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं। ठीक, तो बात करते हैं तब की जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो विड्रॉ होने लगे थे और हम आज़ाद हो चुके थे। आपको पता होगा कि 1935 में जो फॉरेस्ट एक्ट था, ठीक, फॉरेस्ट एक्ट के तहत
फॉरेस्ट को हम किस में कंसीडर किया कर रहे थे, सेंट्रल लिस्ट में, ठीक। सेंट्रल लिस्ट से उनको शिफ्ट कर दिया गया था किस तरफ, स्टेट लिस्ट में। अकॉर्डिंग टू 1935 एक्ट जो फॉरेस्ट थे उनको सेंट्रल लिस्ट से हटाकर स्टेट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। अब क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट थे वो क्या बन चुके थे, स्टेट सब्जेक्ट बन चुके थे, ठीक, बिकॉज ऑफ 1935 एक्ट। तो अब क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, बट गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स की जो फॉरेस्ट था, ठीक, तो वो क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। अब सारे स्टेट के पास क्या हो गए, अपने अपने फॉरेस्ट हो गए। अब स्टेट जो हैं वो फॉरेस्ट का उतना ध्यान नहीं रख पा रहे थे, उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो सेंट्रल ने क्या किया, फॉरेस्ट के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इनिशियल तौर पर एक बोर्ड तैयार किया। कौन, क्या था वो बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री। कब हुई इसकी स्थापना, 1948 में, ठीक। फिर क्या हुआ, 1949 में, 1948 के बाद 1949 में जो ब्रिटिश आईजीएफ थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, वो रिटायर हो गए। कौन थे, डॉक्टर स्लिच, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में उनके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक। वो थे ब्रिटिश आईजीएफ, वो रिटायर हुए। और फिर कौन आए, एमडी चतुर्वेदी, ठीक। एमडी चतुर्वेदी वॉज द फर्स्ट इंडियन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। तो इससे भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ठीक। अब 1949 के बाद 1950 में क्या हुआ, ठीक उसके अगले साल। तो अगर हम 1950 की बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, दो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए। पहले तो ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि 1950 में जब इंडिया का फॉरेस्ट एरिया देखा गया, इंडिया के जब फॉरेस्ट एरिया की बात की गई, तो वो मुश्किल से 10 से 15% निकल कर आया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेजर पार्ट जो था फॉरेस्ट का वो रॉयल्टी के अंदर आता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राजाएं थे वो उनके राज्य शासन के अंदर क्या होता था, फॉरेस्ट जो है वो उनके अंदर आता था। अब गवर्नमेंट के अंदर तो नहीं आ रहा था, तो गवर्नमेंट के अंदर जितना फॉरेस्ट का पार्ट आ रहा था वो मुश्किल से 10 से 15% था। तो उस टाइम पर क्या हुआ, ना तो फॉरेस्ट की मिनिस्ट्री भी नहीं थी, फॉरेस्ट क्या था, सिर्फ एक डिपार्टमेंट था। जब वहां पर मिनिस्ट्री थी वो किसकी थी, एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री थी, ठीक। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ही एक विंग था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो उस टाइम पे क्या हुआ, के एम मुंशी जी, जो उस टाइम के हमारे क्या थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, के एम मुंशी, ठीक, वो क्या थे, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। वो भी कैसे, इंटरिम गवर्नमेंट के, इलेक्शन भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, ठीक। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो पूरे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया और उसे क्या कहा, वन महोत्सव, ठीक, उसे क्या कहा, वन महोत्सव। ये वन महोत्सव जो है वो हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं। हर साल जून में जब मॉनसून आता है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हम वन महोत्सव जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्या हुआ, 1950 के बाद जब हम 1952 की बारी आई, तो 1952 में क्या हुआ, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी यानी कि फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट किया गया। वैसे तो अगर हम बात करें तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी था, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, भारत की, अगर हम इंडिपेंडेंस या उसके अगर हम इंडिपेंडेंस को बेसिस मानकर नहीं बात करते हैं तो ये उस टाइप में ये सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी थी। फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी को हमने अपने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया हुआ था, ठीक। तो वो ब्रिटिशर्स के ज़माने में आई थी, ठीक। तो उस हिसाब से ये क्या हुई, ये सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी थी। तो और फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, 1894 में आई थी, जिसको हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो अब ये नया फॉरेस्ट पॉलिसी लाने का ज़रूरत क्या पड़ा, क्यों? क्योंकि अब हमारे जो एम हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पसेस हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, है ना, हमारा एम बदल गया, ऑब्जेक्टिव्स बदल गए, पर्पस बदल गए, ठीक। तो 1894 में जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी वो किसने बनाई थी, ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। अब हमने क्या किया, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग एक नई फॉरेस्ट पॉलिसी तैयार की। तो वो कब की हमने, 1952 में।
तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोले तो कब हुई उसकी स्थापना? 1952 में। ठीक, जब नेशनल वर्ड आ जाता है तो कब हुई? 1952 में। लेकिन देखा जाए तो ये सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी थी। ठीक, तो अब अगर हम इसके बात करें फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की, तो जिसने बेसिक पिलर खड़ा किया फर्स्ट नेशनल पॉलिसी का, जो बेसिक पिलर था वो क्या था कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 1/3 एरिया हमको क्या करना था? फॉरेस्ट से कवर करना था। यही उसका क्या था? मेन एम था इस फॉरेस्ट पॉलिसी का। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, विद द टारगेट ऑफ ब्रिंगिंग 1/3 ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। यही हमारा क्या था? मेन एम था, मेन ऑब्जेक्टिव था इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का। ठीक, अब फॉरेस्ट्री के लिए क्या आ गई? फॉरेस्ट पॉलिसी आ गई। तो अब फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए भी तो बोर्ड का गठन करना है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ भी तो आते हैं। तो 1952 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का भी गठन किया गया। ठीक, ये देखिए यहाँ पे आपको ट्रिपल स्टार दिख रहा है, इट मीन्स व्हाट? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, फिर अब 1952 से जब हम अब 1957 की तरफ आते हैं, तो इस टाइम पे क्या हुआ? नेहरू जी जो थे वो प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम फॉरेस्ट के साथ एक बहुत बड़ा इशू था जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। फॉरेस्ट के रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही थी। ठीक, क्या हो रहा था? फॉरेस्ट के रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही थी। तो इशू क्या था कि एक जो पेड़ है और जब हम उसको काटते हैं और जब वो पेड़ मार्केट तक पहुंचता है तो लगभग उसमें 35 to 40% वुड जो है वो वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। कुछ कटाई के टाइम पे लॉस हो जाते हैं, तो कुछ काटते वक्त जो है वो क्या हो जाते हैं? अ, काटते वक्त उनमें क्या हो जाता है? कुछ छूट जाता है और कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त उनका लॉस हो जाता है। तो उस टाइम पे वैसे ही क्या हो गया था? माली हालत जो थी हमारी खराब हो चुकी थी। ठीक, हम बात कर रहे हैं 1959 की। 1957 में क्या हुआ था? जो हेली नेशनल पार्क है उसका जो रीनेम है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। ठीक, तो हम यहाँ पर बात करें 1959 की, जब नेहरू जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम पे एक इशू निकल कर आया रिसोर्सेज की बर्बादी का। ठीक, कैसे बर्बादी हो रहा था कि जब जो टिम्बर था, जो वुड हम काटते थे, तो वुड को जब हम ट्रांसपोर्ट करके जब हम कहीं और ले जा रहे होते हैं तब तक ही वो 35 to 40% जो है वो वेस्ट हो जाता था। तो उसको रोकने के लिए नेहरू जी ने क्या किया? जम्मू एंड कश्मीर में एक छोटा सा एरिया है बतौते। जम्मू एंड कश्मीर में एक छोटा सा जो एरिया है बतौते, वहां पर लॉगिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। अब इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के पीछे का मकसद क्या था? उद्देश्य क्या था? वो ये था कि वुड की कटिंग किस तरीके से की जाए जिससे जो लॉग है, वुड लॉग है, उसकी बर्बादी ना हो। लोगों को जागरूक बनाया जाए कि वुड की कटिंग कैसे की जानी चाहिए। ये उसका क्या था? मेन पर्पस था। लोगों को ट्रेन करके सिखाया जाए कि जिस तरीके से फॉरेस्ट की जो रिसोर्सेज है उसकी बर्बादी ना हो। तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉगिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस मकसद से की गई? तो वो इस मकसद से की गई। ठीक, कब हुई इसकी स्थापना? 1959 में। फिर आते हैं हम 1960 में। तो 1960 में क्या हुआ? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ठीक, एनिमल्स को बचाने के लिए, अब एनिमल्स को बचाने के लिए का मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल्स जो हैं, जो जानवर जो हैं जंगल में हैं वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन क्या हो रहा था कि लोग क्या कर रहे थे? बहुत ही क्रूरता से, जैसे अगर गांव के इलाके के पास अगर कोई हाथी घुस आया तो उसको मार दे रहे हैं। जैसे अभी अभी रिसेंटली केरल का जो केस हुआ। ठीक, तो उस टाइम पे भी ऐसा ही हो रहा था। और क्या कर रहे थे? जैसे सर्कस के लिए जानवरों को पकड़कर उन्हें ट्रेन किया जाता था पैसे कमाने के उद्देश्य से। तो उन सब पे रोक लगाने के लिए एक एक्ट पास किया गया, जो कि कब किया गया? 1960 में। क्या था वो? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ठीक, अब क्या हुआ? 1961 में फॉरेस्ट सीड की टेस्टिंग स्टार्ट हुई। कहाँ पर? देहरादून में। ठीक, फॉरेस्ट सीड की जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट हुई देहरादून में। अब क्या हुआ? 1961 के बाद 1965 के ज़माने में, 1965 के ज़माने में 3 मेजर इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए। ठीक, 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए।
पहला तो क्या हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो गई थी उस टाइम पे 1965 में। ये हम एग्रीकल्चर जब डील कर रहे होंगे सब्जेक्ट तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, उसी टाइम पे क्या हुआ, वर्ल्ड लेवल पे फॉरेस्ट का जो इशू था वो बढ़ रहा था धीरे धीरे। ठीक, वर्ल्ड लेवल पे फॉरेस्ट जो है वो डिफॉरेस्ट हो रहे थे। तो अब क्या हुआ कि रोम इटली का जो एग्रियो एक क्या है, यूनियन है, गवर्नमेंट यूनियन है, रोम रोम इटली का। तो उसने क्या किया, डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि किस कंट्री में कितना फॉरेस्ट है। ठीक, और क्या किया उसने, लगभग हर कंट्री के गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो सेंटर स्थापित करने लगा। तो और उस सेंटर स्थापित करने का उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि कंट्री में फॉरेस्ट एरिया कितना है उसका डेटा कलेक्ट किया जा सके और ग्लोबल लेवल में एक सिस्टम खड़ा किया जा सके। तो क्या होगा कि जो हम फॉरेस्ट जो है डिफॉरेस्ट हो रहे हैं उसको रोका जा सके। ये उसका मेन पर्पस था, किसका, एग्रियो का, जो कि रोम इटली का एक गवर्नमेंट यूनियन था। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पिस्फर के नाम से एक सेंटर खड़ा कर दिया। कहाँ पर, देहरादून में। ये देखिए क्या नाम था इसका, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ये PSI यहाँ पर टाइप हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है PISFR, पिस्फर के नाम से। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में पिस्फर कहा जाता है। तो उन्होंने मिलकर क्या किया, रोम इटली का जो एग्रियो जो गवर्नमेंट यूनियन था, उन्होंने गवर्नमेंट इंडिया के साथ मिलकर पिस्फर की स्थापना की। कहाँ पर, देहरादून में। ठीक, अब क्या हुआ, 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन तो चल ही रहा था, तो उस टाइम पे क्या आ गया, सीड एक्ट आ गया। ठीक, 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते चलते क्या हुआ, सीड एक्ट आ गया। इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पार्ट में इसको ब्रीफली कवर करेंगे। ठीक, फिर क्या हुआ, 19 इसके बाद कौन आया, इसके बाद आते हैं 1967 में वेस्टोबी भाई साहब। वेस्टोबी ने क्या किया, रिसर्च पेपर पब्लिश किया। वेस्टोबी ने क्या किया, रिसर्च पेपर पब्लिश किया इन 1967। और वेस्टोबी वाज द फर्स्ट हु गेव द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री। वेस्टोबी जो थे भाई साहब, उन्होंने सबसे पहले वर्ड सोशल फॉरेस्ट्री वर्ड जो है कॉइन किया अपने पेपर, रिसर्च पेपर में, जो उनका रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था उसमें उन्होंने ये वर्ड जो है वो डाला। और फिर ये वर्ड जो है वो इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ कि उन्होंने वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस में जाकर इस वर्ड के थ्रू बहुत वाहवाही बटोरी और खूब फेम हासिल किया। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है ये हमने ऑलरेडी अपने बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है ब्रीफली। जो व्यूअर्स मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज जाएं और मेरा इस पहले के वीडियो लेक्चर जो है उनको कवर कीजिए। ठीक, फिर अगर हम क्या बात करें वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की, तो ये क्या होता है, जो 67 में रिसर्च पेपर पब्लिश किया वो उन्होंने एक टर्म दिया सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक, तो इंडिया में सोशल फॉरेस्ट्री का टर्म जो है वो कब यूज किया गया था, 1976 में। ये भी, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, बाय NCA। तो अब जो हमें बात डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि FAO एक संगठन है, कहाँ का, FAO एक संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ का, रोम इटली का। ठीक, तो वो क्या करता है, FAO क्या करता है, एक मैगजीन पब्लिश करता है और इस मैगजीन का नाम है ये अनासिल्वा। ठीक, ये उनके रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इटालियन लैंग्वेज में, दैट इज व्हाट, एना सिल्वा। अब ये जो सिल्वा वर्ड है, ये आपको ये जो सिल्वा वर्ड दिख रहा है, ठीक, तो ये किससे रिलेटेड है, ये सिल्वीकल्चर वर्ड से रिलेटेड है। मीन्स व्हाट, फॉरेस्ट्री। सिल्वीकल्चर का मतलब क्या है, फॉरेस्ट्री, हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो इसी की छत्र छाया में वर्ल्ड का जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था, वर्ल्ड का फर्स्ट फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस था, वो हेल्ड हुआ। देखिए ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड हुआ किसकी छत्र छाया में, FAO जो मैगजीन पब्लिश करता है, इसी मैगजीन की छत्र छाया में फर्स्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या किया गया, लिया गया। ठीक, कब, कहाँ पर, रोम इटली में, क्योंकि इसी की छत्र छाया में हो रहा है तो कहाँ पर होगा, रोम इटली में, इन द ईयर 1926 में वर्ल्ड का पहला फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो है वो लिया गया। ठीक,
तो वैसे ही फोर्थ जो है वो कब लिया गया, 1954 में, देहरादून में। ठीक, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व है यहाँ पर, देहरादून में हुआ है, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस, फोर्थ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ, और आपको वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के नाम दे दिए जाएंगे, तो उसमें अगर इंडिया लिखा होगा तो यूजुअली क्या होता है कि इंडियंस को भरोसा नहीं होता है कि इंडिया ये सारी चीजें जो है वो कर सकता है ना। ओके, जोक्स अपार्ट। ठीक, तो इस वजह से आप किसी भी कंट्री पे टिक करके आ जाते हैं। तो फोर्थ जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, देहरादून में हुआ था। ठीक, अच्छा, अब ये जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कब कब होने लगा, हर 6 साल के बाद। ठीक, तो 6 साल के बाद जो है वो क्या होता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस होता है। वैसे ही 14th का देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में होगा, और 15th जो है वो 2021 अभी आने वाले साल में साउथ कोरिया में होगा। ठीक, तो ये भी आपका करंट अफेयर पार्ट से, फॉरेस्ट्री के करंट अफेयर पार्ट से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ होगा, तो वो कहाँ होगा, साउथ कोरिया में, और ये हर 6वें साल में आयोजित किया जाता है। ठीक, चलिए, फिर अब ये तो हो गई वेस्टोबी भाई साहब की बात। फिर अब हम आते हैं, फिर क्या हुआ 1968 में, चैंपियन एंड सेठ ने क्या किया, फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया 16 फॉरेस्ट टाइप में। ये हमने ऑलरेडी डील कर लिया है अपने लेक्चर्स में। ठीक, जो फॉरेस्ट थे उन पे लेकर थोड़ी जो गर्मा गर्म बहस थी वो थोड़ी गरमाने लगी कि फॉरेस्ट को कैसे करना चाहिए। स्टेट वाले जो थे, स्टेट पार्ट्स जो थे, स्टेट सब्जेक्ट्स जो थे जिनके अंदर फॉरेस्ट आते थे, तो वो लोग अपना व्यू रखते थे कि हम अपने फॉरेस्ट को इस तरीके से बढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फॉरेस्ट को ऐसा बांटेंगे। तो जब बातें बहुत गर्म होने लगी तो उस टाइम पे चैंपियन एंड सेठ आए, दो लंगोटिया यार हैं ये, और उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को, इंडियन फॉरेस्ट को 16 मेजर टाइप्स में डिवाइड कर दिया, जिससे फॉरेस्ट को क्या क्या क्लासिफाई करना आसान हो गया, उनका मैनेजमेंट जो है वो आसान हो गया, और जो कि हम आज तक इस रूल को, क्लासिफिकेशन को करते आ रहे हैं। ठीक, फिर क्या हुआ 1970 में, गुजरात बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। ये भी हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, गुजरात क्या सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को अपनाने वाला पहला स्टेट बन गया 1970 में। ठीक, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है वो निकल कर आ सकता है। फिर क्या हुआ 1970 में ही प्रोजेक्ट हंगुल लॉन्च किया गया। हंगुल बेसिकली एक कश्मीरी स्टैग है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ, प्रोजेक्ट हंगुल जो है वो स्टार्ट किया गया। तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोजेक्ट हंगुल जो है वो किससे रिलेटेड था, तो वो किससे रिलेटेड था, कश्मीरी स्टैग से रिलेटेड था। ठीक, चलिए, अब 1972 में फिर क्या आया, हंगुल के बाद लॉयन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ गिर सेंचुरी में। ठीक, फिर 1972 में ही क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो थे स्टेट सब्जेक्ट थे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सारे स्टेट जो हैं वो सेंट्रल के पास गए। तो इस वजह से यहाँ पर 1972 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की भी शुरुआत हुई। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तुरंत बाद प्रोजेक्ट टाइगर भी आया, और प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। चिपको मूवमेंट की स्टार्टिंग किसने की, 3 लोगों ने मिलकर की। पहले थे सुंदरलाल, ठीक, फिर दूसरे थे चंडी प्रसाद भट्ट जी, और थर्ड थे एक लेडी थी, वो थी गौरा देवी जी। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया, उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया। अब चिपको मूवमेंट को स्टार्ट करने का पर्पस क्या था, ये मुझे आप बताएंगे। ठीक, चलिए, फिर 1973 में एक और बात हुई, यूनेस्को जो कि इंटरनेशनल यूनियन है, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। वो प्रोग्राम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक, मतलब इसका पर्पस ये था कि मैन जो एनवायरनमेंट को लॉस पहुंचा रहा है, उसे वो लॉस नहीं पहुंचाना चाहिए, उस लॉस को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये उसका पर्पस था। ये कब स्टार्ट हुआ, 1973 में स्टार्ट हुआ, और इंडिया आते आते उसको 1986 लग गए। ठीक है, 1986 में ये जो प्रोग्राम है वो इंडिया पहुंचा। फिर 1975 में क्या हुआ, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग और उसकी मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया।
साथ ही साथ क्या हुआ, अब ये जो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जो है अभी जो इंडिया में है वो कहाँ हो रहे हैं, एक तो आपका चंबल रीजन में हो रहा है और एक आपका आंध्रा उड़ीसा रीजन में हो रहा है। ठीक, तो 1975 में आपका क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ। फिर 19 एक और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो थे, ठीक 1975 में ही फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो कि आपका स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था उसको वहां से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है ना। उसको क्या किया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो थे वो डिफॉरेस्टेशन करके प्लांटेशन और एग्रीकल्चर करने लगी थी, इरिगेशन करने लगी थी। तो ये सबको रोकने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या किया गया, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो कि स्टेट सब्जेक्ट में हुआ करते थे उनको उठा के क्या कर दिया गया, इसमें लेकर आ गए वो, इसमें ये देखिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है उनको किस में लेकर आ गए, कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आ गए। अच्छा एक सेकेंड, 1975 में भी ये जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, कृपया इसे ओमिट कर लीजिए। ये काम कब हुआ, ये काम किया गया 1976 में, ये मिसप्रिंट हो गया है, रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। ठीक, तो ये कब हुआ, 1976 में हुआ। क्या किया गया, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट थे उसको वहां से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और ठीक उसी टाइम पे एनसीए का एनसीए की जो रिपोर्ट है वो भी पब्लिश हुई। जैसा कि आपको पता है, हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, दैट इज व्हाट योर नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपने मेरा पूरा लेक्चर 1 बाय 1 कवर किया हुआ है तो आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा, ये सारी बातें जो है हमने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में कवर करी हुई है। ठीक, तो एनसीए क्या था हमारा, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका गठन कब हुआ था, 1970 में हुआ था। ठीक, जैसे ही स्टेट सब्जेक्ट से उठाकर फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया तभी क्या हुआ, एनसीए का गठन हुआ और एनसीए ने क्या किया, अपना रिपोर्ट पब्लिश किया और रिपोर्ट में उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया। ठीक, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हुई हैं। ठीक, तो अब उसने क्या किया, अपनी सबसे पहली रिपोर्ट उसने कब सबमिट की, 1976 में सबमिट की। ठीक, फिर 1976 के बाद 1979 में क्या हुआ, सोशल फॉरेस्ट्री जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया गया। कहाँ पर, इंडिया पर। ठीक, मतलब देखिए गुजरात में जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट था वो तो गुजरात तो पहला स्टेट बन चुका था, लेकिन पूरी इंडिया में कब स्टार्ट किया गया, 1979 में। ठीक है, तो ये जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट है वो पूरी इंडिया लेवल पर, कंट्री लेवल पर कब स्टार्ट किया गया, 1979 पे। ठीक, फिर क्या हुआ 1980 में, ठीक, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेकर आई। इसके बाद उन्होंने 3 इंस्टीट्यूट खड़े किए। 1980 में वो क्या लेकर आई, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। 1980 में इंदिरा गांधी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA। ठीक, और इसके बाद उन्होंने 3 इंस्टीट्यूशन खड़े किए। पहला था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। कब हुई इसकी स्थापना, 1982 में। 1982 में ही IIFM भोपाल की स्थापना हुई। FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई। कहाँ पर है ये, देहरादून पर है। ठीक, और फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, ये भी कहाँ पर है, देहरादून में है। अच्छा, ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है हमारा, ये ये जो देहरादून में है, आपको याद होगा जो पिस्फर था, अभी जो हमने डिस्कस किया, पिस्फर जो था उसी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। अभी जो हमने पिस्फर के बारे में पढ़ा था उसी बिल्डिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, तो अब फिर 1982 से जब हम 1983 की तरफ जाते हैं तो क्या हुआ, फॉरेस्ट्री के लिए बहुत सारे मैनेजमेंट प्लान्स आ गए थे, है ना। 1982 तक हमने देखा कि फॉरेस्ट्री के लिए बहुत सारे मैनेजमेंट प्लान्स आ चुके थे, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए ऐसा कोई भी प्लान नहीं आया था। जब आप फॉरेस्ट को डेवलप कर रहे हो, फॉरेस्ट के बारे में इतना सोच रहे हो, तो फॉरेस्ट में रहने वाले वाइल्ड लाइफ के बारे में भी तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक, तो वाइल्ड लाइफ को लेकर कोई भी ऐसे प्लान्स नहीं थे। फिर क्या हुआ, 1983 में फर्स्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है उसको अडॉप्ट किया गया
और कहा गया कि हम जो भी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाएंगे वो पूरे 15 सालों के लिए बनाया जाएगा। ठीक, वो किया जाएगा, पूरे 15 सालों के लिए बनाया जाएगा। तो अभी अगर हम बात करें तो करंट में जो है थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है वो वर्क कर रहा है। कब से कब तक? 2017 से 2031 जो तक है ये क्या रहेगा, इफेक्ट में रहेगा। तो इससे भी आपको जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट में कौन सा चल रहा है? थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान चल रहा है। कब से कब तक? 2017 से ये इफेक्टिव है और कब तक रहेगा? 2031 तक। फिर क्या हुआ? अब अगर हम 1985 की बात करते हैं तो 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी। ठीक, और उस टाइम पे भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हो जाती है। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है तो कब हुई थी वो? 2-3 दिसंबर की रात है ना, 1984 में की रात को हुई थी। तो अभी तक फॉरेस्ट की कोई भी मिनिस्ट्री नहीं थी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट नहीं थी। किसकी मिनिस्ट्री थी? एग्रीकल्चर की। फॉरेस्ट क्या था? फॉरेस्ट सिर्फ एक डिपार्टमेंट था, है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक डिपार्टमेंट विंग था फॉरेस्ट, राइट। तो अब क्या हुआ? भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूट होने लगा, फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूट हो गया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट पे वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर उसके बाद क्रिएशन हुआ किसका? MOEF का। यानी कि जब वर्कलोड बहुत बढ़ गया, जब जरूरत पड़ी कि फॉरेस्ट को हमें बढ़ाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, तो फॉरेस्ट को डिपार्टमेंट से हटाकर उसको एक मिनिस्ट्री में तब्दील कर दिया गया। कब किया गया? 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है उसका क्रिएशन किया गया। फिर साथ ही साथ क्या हुआ, जब उसकी मिनिस्ट्री का क्रिएशन किया गया तो बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो इफेक्ट में था। बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई तो सब कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री थी एग्रीकल्चर की। तो जैसे ही MOEF का क्रिएशन हुआ, इसकी स्थापना हुई, इसका गठन हुआ, तो एक नया सिलेबस, एक नया डिग्री जो है, एक नया कोर्स जो है वो भी लॉन्च कर दिया गया। वो क्या था? बीएससी फॉरेस्ट्री। वैसे तो जब स्टार्टिंग में इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर ही नया कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया गया। बाद में फिर इसको लेकर इसकी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बाद में फिर इसके लिए एजुकेशन यूनिवर्सिटीज वगैरह जो हैं वो डेवलप हुई। आगे हम देखेंगे उस बारे में भी। फिर 1986 में क्या हुआ? इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो स्थापित हुआ, उसकी स्थापना हुई। ठीक, जो कि क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आपको याद होगा हमने बात किया था अभी 1973 में जो यूनेस्को ने जो MAB की शुरुआत की थी, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की जो शुरुआत की थी, अभी हम पढ़ रहे थे, है ना, चलाया था। और मैंने आपको बताया था कि इंडिया पहुंचते तक उसको 1986 हो गया था। इंडिया मतलब 1986 में वो इंडिया में पहुंचा था। तो जब 1973 में यूनेस्को ने MAB प्रोग्राम चलाया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया था, तो 1986 तक क्या हुआ? काफी एक्सपीरियंस हो चुका था और बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से ग्लोबल नेटवर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका था। तो उस टाइम पर इंडिया में भी क्या किया गया? फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो स्टैब्लिश किया गया, जिसका नाम क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मधुमलई तमिलनाडु में है। ठीक, और फिर 1986 में ही 1986 में ही फॉरेस्ट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे आपने देखा 1985 में बीएससी फॉरेस्ट्री जो कोर्स था वो लॉन्च हो चुका था। तो टेंटिवली क्या हो रहा था कि बीएससी फॉरेस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही थी। तो अब मिनिस्ट्री ने क्या किया? उसको पूरे देश में फैलाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया और उसका सेटअप हुआ, जो कि क्या था? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट देहरादून। और ठीक इसी टाइम पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया गया। चलिए फिर अब देखते हैं 1988 में। तो 1988 में हमारा सेकेंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो डेवलप किया गया और 1988 में सेकेंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो आई। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये थर्ड थी, लेकिन अगर हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? सेकेंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो हो गया। फिर 1988 के बाद 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया। फिर 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया, क्योंकि
1992 में क्या हुआ, रियो डी जेनेरियो में अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे कंडीशंस रखे गए थे। बस उन्हीं कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए 10 साल बाद 2002 में क्या किया गया, बायोडायवर्सिटी एक्ट पास किया गया। फिर 2003 में क्या किया गया, बायोडायवर्सिटी की अथॉरिटी जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया। कब, कहाँ, चेन्नई में 2003 में, क्योंकि बायोडायवर्सिटी एक्ट पास ऑन हो गया था। तो अब उस बायोडायवर्सिटी एक्ट के लिए एक नेशनल अथॉरिटी जो है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, उसको एस्टैब्लिश किया गया चेन्नई में, जिसके अभी चेयरमैन जो हैं वो डॉक्टर वीबी माथुर हैं। अभी जो इसके चेयरमैन है वो है डॉक्टर वीबी माथुर। फिर 2003 से अगर हम देखें तो 2006 में नेशनल बैम्बू मिशन आया। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट पास किया गया। वैसे ही फिर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया, नेशनल ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट आया। फिर 2014 में क्या हुआ, थर्ड मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई कहाँ, वर्ल्ड कांग्रेस इन एग्रो फॉरेस्ट्री। ये फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को मिलाकर जो कि वर्ल्ड कांग्रेस था, जो मीटिंग था, थर्ड मीटिंग, वो कहाँ पर किया गया, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो 2014 में ये जो है वर्ल्ड कांग्रेस इन एग्रो फॉरेस्ट्री, उसकी मीटिंग हेल्ड हुई न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो है इसको हम ICARAF के नाम से भी जानते हैं, जिसका जो हेडक्वार्टर है नायरोबी केन्या में है। और अगर मैं बात करूं इसकी फर्स्ट मीटिंग की, तो इसका जो फर्स्ट मीटिंग है वो 2004 फ्लोरिडा USA में लिया गया था। फोर्थ जो है वो 2019 फ्रांस में लिया गया था। क्योंकि ये अभी अभी रिसेंटली का है, इसलिए मैंने आपको ये जो डिटेल्स है वो बता दी कि हो सकता है इससे भी आपको क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के तौर पे पूछ ले। ठीक, फिर हम देखते हैं 2018 में फॉरेस्ट पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया पब्लिक ओपिनियन के लिए। ठीक, चलिए अब हम MCQs डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो MCQ है ये तमिलनाडु के ACF के क्वेश्चन एग्जाम 2018 में पूछा गया है। ठीक, और क्वेश्चन है, द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वाज फर्स्ट यूज्ड इन द ईयर। अगर हम फर्स्ट यूज्ड इन द ईयर की बात करें तो यहाँ पर तो वो 1967 में कॉइन किया गया था, है ना, हमने देखा था अभी 1967 में। देखिए वेस्टोबी ने क्या किया था, कॉइन किया था। लेकिन चूंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर हम बात करें सोशल फॉरेस्ट्री की, तो इंडिया में ये जो टर्म है, मतलब इंडिया में ये जो प्रोग्राम है, फर्स्ट टाइम 1976 में किया गया ये प्रोग्राम को। तो अब जो एग्जामिनर क्वेश्चन फॉर्म कर रहा था, उसने ये जो ऑप्शन है 1967 वो देना ही भूल गया, या तो उसे क्वेश्चन फॉर्म करने में मिस्टेक हो गया, है ना। तो अब हमको पता है कि यहाँ पर इंडिया तो मेंशन नहीं है। तो जो 1976 वाला बात है, क्योंकि इंडिया में 1976 में इस टर्म का इस्तेमाल किया गया, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक, फिर सेकेंड क्वेश्चन जो है वो वही तमिलनाडु की ACF एग्जाम के 2012 क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। वो ये है कि इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो किस ईयर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो 1952। अभी हमने इस क्वेश्चन को, अभी हमने इस टॉपिक को देखा है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा जो कि आपके MP मध्य प्रदेश के ACF के 2014 एग्जाम में पूछा गया है। वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। वन महोत्सव किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है 1950। फिर महाराष्ट्र के ACF के पेपर में 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन 1950 हु स्टार्टेड अ फेस्टिवल ऑफ प्लांटिंग ट्रीज नोन एज वन महोत्सव। तो जो उस टाइम पे के हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सर KM मुंशी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं, The first World Forestry Congress was held in the year 1926। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, कहाँ पर हुआ था, रोम में हुआ था। कौन, जो कि FAO जो मैगजीन पब्लिश करती है यूना सिल्वा के नाम से, उसी के छत्र छाया में हुआ था रोम इटली में वर्ल्ड का फर्स्ट फॉरेस्ट्री कांग्रेस। ठीक, कब हुआ था, 1926 में। ये आपके महाराष्ट्र ACF 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक, फिर है द इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो आंसर है हमारा यूनासिल्वा। ये भी आपके महाराष्ट्र एसीएफ 2014 का क्वेश्चन है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, तो पहला तो ये है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट नायरोबी कीनिया। तो इसको तो हम जब क्लाइमेटिक फैक्टर डिस्कस कर रहे होंगे उस पे हम इस स्टेटमेंट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, अभी हमें इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि द 14th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस है शेड्यूल्ड इन सितंबर 2015 विल बी हेल्ड एट जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो है वो कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन बी तो गलत है, तो आंसर के ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर चूंकि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को अभी हम डील नहीं कर सकते क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ ये वाले स्टेटमेंट के लिए रखा हुआ था। ठीक, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो तो कंप्लीटली रॉन्ग है। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एमपीएसीएफ से लिया गया है, वो ये कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कम इन इफेक्ट फ्रॉम, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने कब इफेक्ट में आया। ठीक, तो यहाँ पर पहले तो आपको डेट्स दी हुई हैं, वो कब इफेक्ट में आया, तो आप डेट देख लीजिए कब आया, 22 सितंबर 2003। चूंकि ये एमपीएसीएफ का क्वेश्चन है तो इन्होंने डेट के साथ पूछ लिया है। वैसे तो ये 2003 में था, आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि कौन से ईयर में इसके जो है वो स्टैब्लिश हुआ, तो 2003 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। मुद्दा यहाँ पर यह है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है महाराष्ट्र एसीएफ 2006 में आया है, चूंकि ये क्लियरली नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप कर दिया है। ये देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज द एपेक्स एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया इन द मैटर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इट is a statutory body replaced from replaced Indian Board for Wildlife, is chaired by the Minister of Environment and Forest, has 5 persons to represent NGOs। अब चूंकि ये वाइल्ड लाइफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में कह रहा है, ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है। पहले तो आप ये देखिए कि ये वाला क्वेश्चन, एक सेकंड, पहले तो हम ये देखते हैं कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का मेन पर्पस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका स्टैट्यूटरी और दूसरा होता है आपका एडहॉक। ठीक, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, वैधानिक, ठीक, यानी कि परमानेंट। अब एडहॉक क्या होता है कि जब जरूरत पड़ रही है तभी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी। ठीक, तो अगर हम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो थियोरिटिकली ये क्या करता है, एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक, जो एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। ठीक, वो बेसिकली इसका मेन फंक्शन या मेन रोल क्या है कि वो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, ठीक, पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए, और द मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की कैसे उनको हम बचा सकते हैं कंट्री के लिए। तो उनका मेन पर्पस जो होता है, मेन एम जो होता है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। ठीक, और इसको जो चेयर किया जाता है वो चेयर कौन करता है इसको, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको चेयर करते हैं। और वाइस चेयरमैन कौन है इसके, कौन करता है इसको, वाइस चेयरमैन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज द एपेक्स एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, डेफिनेटली इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज रिप्लेस्ड इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो ये भी सही ऑप्शन है कि उसने इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को इसका रिप्लेस वर्जन है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में दो दो करेक्ट आंसर जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन अब चूंकि
आपको सिर्फ एक ही आंसर पे टिक करना है, तो ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इस ऑप्शन को आप क्या करेंगे, टिक करके आएंगे। ठीक, फिर जो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके तमिलनाडु ACF 2012 में पूछा गया है वो ये कि द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन। डेफिनेटली तो ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अब आप देख रहे होंगे कि एक ही तरीके के क्वेश्चन जो है अदर स्टेट PCS के क्वेश्चन पेपर से जो है वो डायरेक्टली लिया जाता है, बस उसको जो है वो थोड़ा रिफॉर्म कर दिया जाता है ना। तो हो सकता है कि आपके भी ACF एग्जाम में ऐसे जो स्टेट PCS जो कि प्रीवियस ईयर के अदर स्टेट्स के ACF एग्जाम है, उनसे क्वेश्चन को बेस निकाला जाए और उसको रिफॉर्म कर दिया जाए, है ना। तो अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। यहाँ पर आपको देखिए एक टर्म दिख रहा है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बस मैंने यहाँ पर एज अ रेफरेंस पर्पस यहाँ पे रखा हुआ है कि क्वेश्चन जो बनाने वाला होता है वो किस तरीके से आपको उलझाता है, फंसाता है अपने क्वेश्चन में, ये दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। वहीं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक, और यहाँ पर आपको क्या लिख दिया गया है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। तो क्या है आपका, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कह लीजिए या इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कह लीजिए, दोनों तो एक ही बात है। अब इस बोर्ड का मेन फंक्शन क्या होता है, वो एडवाइस देता है ना। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, वो एडवाइस देता है। तो उसने उसको एक साथ मिला के एक नाम, अलग नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। तो आपको देखकर ऐसे डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है कि ये क्या आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। आपको बस अपना वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप एग्जाम जब अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप ऐसे अटेम्प्ट कीजिए कि आपकी जिंदगी का लास्ट एग्जाम है और इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। एकदम पूरी कंसंट्रेशन आप उसी एग्जाम पे लगा दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपने वो क्वेश्चन जो है, कभी ना कभी आपने उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं डील किया होगा। अगर आप पूरी कंसंट्रेशन, पूरी फोकस के साथ अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से आपको जो है वो रिकॉल आ ही जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको स्टेटमेंट दिया गया है, टू गाइड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन मैटर्स रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ थ्रू लेजिस्लेटिव एंड प्रैक्टिकल मेजर्स। तो डेफिनेटली वो क्या करता है, गाइड करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक, रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ थ्रू लेजिस्लेटिव एंड प्रैक्टिकल मेजर्स। फिर सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है, टू सिलेक्ट एरियाज टू बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। तो ये बिल्कुल गलत है। वो कोई भी सेलेक्ट एरिया को सिलेक्ट करके डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वो नेशनल पार्क है या सेंचुरीज है। ये जो पावर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो सिर्फ आपका कौन सा जो स्टेटमेंट ए है, सिर्फ वही आपका क्या है, वही आपका करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ओनली। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा कि ICAR had launched All India Coordination Research Project on Agroforestry in the country in 1983। ठीक, ICAR जो है उन्होंने इंडिया में एक कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो है एग्रो फॉरेस्ट्री का, वो लॉन्च किया था 1983 में। कहाँ पर, झांसी में लॉन्च किया था। ये आपको याद रखने वाली बात है। जब हम लोग फॉरेस्ट्री पार्ट कवर कर रहे होंगे तो उसमें भी हम इसको जो है वो कवर करेंगे। ठीक, तो कहाँ पर हुआ था, झांसी में उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक, फिर नेक्स्ट है, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर 2014। अब भी हमने देखा है ये इस टॉपिक को। फिर नेक्स्ट है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1974। ये भी हमने जो है अभी डील किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमिलनाडु, ये तीनों ही तमिलनाडु के ACF पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है। ये 2012 में आया था, ये 2018 में आया था और ये भी 2018 में आया था। तो आज के हमने अपने लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ब्रीफली डिस्कस किया, प्लस इन इवेंट से आपको अदर स्टेट PCS एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए थे ACF के पेपर में, उनको भी हमने डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव्स। तो क्योंकि मेरा मानना था कि अगर हम इस टॉपिक को पहले कवर करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फॉरेस्ट्री के और टॉपिक्स होंगे वो डेफिनेटली क्लियर हो ही जाएंगे। बहुत सारा टॉपिक जो है हम कवर कर लेंगे। और देखिएगा कि इस वाले लेक्चर से आपको डेफिनेटली डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि
बाकी स्टेट्स जो हैं वो भी अपने एसीएफ के पेपर्स में इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो डालते हैं। चूंकि ये एकदम नया सिलेबस है तो मेरे लिए भी जज कर पाना मुश्किल है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो जिसको क्वेश्चन फॉर्म करने का टास्क दिया जाएगा उसके मन में भी यही प्रश्न आएगा कि मैं किस तरीके के प्रश्न डालूं, राइट? तो वो क्या करेगा, बाकी स्टेट पीसीएस के जो एसीएफ के एग्जाम्स के पेपर होंगे उनको एज अ बेस मानेगा, उनमें देखेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी के साथ जो रिलेटेबल फैक्ट हैं, उससे लिंक्ड जो फैक्ट हैं, उससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर था वो थोड़ा लेंदी हो गया। बाकी मैं जो है आप लोगों के लिए लेक्चर्स और लेकर आती रहूंगी। प्लीज आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट्स तो आप लोगों के बहुत अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच, आप मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।